वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। स्टूडेंट, आज का टॉपिक एक बहुत ही स्पेशल। इमेजिन करो एक ऐसा देश जहां 97 करोड़ से ज्यादा लोग वोट कर सकते हैं। हाँ, 97 करोड़ से भी ज्यादा। सोचो कितनी बड़ी संख्या है ये। अगर इन्हें एक लाइन में खड़ा कर दो तो ये लाइन चांद तक 6 बार पहुंच सकती है। और ये कोई और नहीं, ये है हमारा भारत, इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी। देखो स्टूडेंट्स, 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तब दुनिया के बहुत सारे लोग सोचते थे कि इंडिया बड़ा देश है, इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस, इतनी डाइवर्सिटी, क्या ये डेमोक्रेसी सक्सेसफुली चला पाएंगे? लेकिन आज 2026 में हम खड़े हैं और हमारा डेमोक्रेसी 60 प्लस साल से ज्यादा पुराना हो चुका है। मतलब इमेजिन करो, तुम्हारा दादा दादी के जमाने से लेकर आज तक ये डेमोक्रेसी चल रही है। अब सोचो 60 प्लस ईयर्स, इतने लंबे टाइम में क्या क्या हुआ होगा। कभी वॉर्स हुई, कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आई, कभी पॉलिटिकल टेंशंस बने, अप्स एंड डाउन्स, स्ट्रगल्स, चैलेंज, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी हमारा डेमोक्रेसी टिका रहा, स्ट्रांग रहा, सरवाइव करता रहा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सवाल आता है, कैसे डेमोक्रेसी इतनी सक्सेसफुली कैसे चली? सीक्रेट क्या है? और आंसर है बहुत सिंपल, हमारा डेडिकेशन और हमारी समझदारी। मतलब हम लोग इंडिया के सिटीजन्स, हमने इसे संभाला, हमने इसे प्रोटेक्ट किया, हमने वोट किया, हमने पार्टिसिपेट किया। तो इस चैप्टर में हम एग्जैक्टली यही सीखेंगे। इंडिया डेमोक्रेसी की क्या क्या फीचर्स है, क्या चीजें इससे यूनिक बनाती है, कैसे ये इतने सालों से सक्सेसफुली चल रहा है। तो रेडी हो जाओ स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी होती कैसी है, मतलब डेमोक्रेसी काम कैसे करती है? चलो समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में डेमोक्रेसी है। अमेरिका, यूके, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, सबकी डेमोक्रेसी में लेकिन सब अलग अलग तरीके से चलाते हैं। मतलब किसी में प्रेसिडेंट स्ट्रांग होता है, किसी में प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग होता है, गवर्नेंस का सिस्टम अलग अलग होता है। बट एक चीज जो सब में सेम है वो है राइट टू वोट। मतलब हर डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स को ये पावर होती है कि वो अपने लीडर चूज कर सकते हैं। ये एक चीज कॉमन होती है। मैं तुम्हें एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, डेमोक्रेसी जिंदा कैसे रहती है? इसका दिल क्या है? आंसर है वोटिंग। हाँ, वोटिंग ही वो प्रोसेस है जिससे डेमोक्रेसी ब्रीथ करती है, सरवाइव करती है। बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी सिर्फ एक शब्दों का खेल बन जाती है। इलेक्शन ही वो मीडियम है जिससे डेमोक्रेसी को रियलाइज किया जाता है, मतलब हकीकत में लाया जाता है। सिंपल वर्ड्स में, नो इलेक्शन इज इक्वल टू नो डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं इंडिया की। स्टूडेंट्स, इंडिया में गवर्नेंस 2 लेवल पर होती है। पहला नेशनल लेवल यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सोचो ये एक बिल्डिंग है जिसमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। पहला प्रेसिडेंट, देश का हेड सबसे ऊपर। सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद सेकंड इन कमांड। राज्यसभा, इसे कहते हैं अपर हाउस, मतलब ऊपर वाला घर। लोकसभा, इसे कहते हैं लोअर हाउस, मतलब नीचे वाला घर। यानी कि हमने लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीजें पहले प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखी हुई है। ये सब मिलके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, जहां पूरे देश के लिए इलेक्शंस लेते हैं। सेकंड आता है स्टेट लेवल यानी स्टेट गवर्नेंस। अब नेशनल लेवल के नीचे आता है स्टेट लेवल। हर स्टेट अपनी गवर्नेंस खुद चलाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हर स्टेट में होती है, इसे हम विधानसभा भी बोलते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सिर्फ कुछ स्टेट्स में होती है, इसे विधान परिषद कहते हैं। जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में 2 है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेकिन गुजरात, राजस्थान वगैरह में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पावरफुल स्लाइड आ गई है। तुम सोचो, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, असेंबली है, लेकिन इनका बॉस कौन है? वोटर्स। हाँ, तुम और मैं। देखो कैसे। राज्यसभा वोटर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, लोकसभा वोटर्स डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली वोटर्स इलेक्ट करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल वोटर्स इनडायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्ट? जब हमारे यहाँ पर कोई भी इलेक्शन होता है तो हम तब लोकसभा के मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। फिर लोकसभा के मेंबर्स मिलकर राज्यसभा के मेंबर के लिए इलेक्शन करते हैं। यानी हम जिसे वोट देते हैं वो वोट सीधा अफेक्ट करता है लोकसभा पर। हम जिसे वोट करते हैं स्टेट लेवल पर वो सीधा अफेक्ट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली पर। मतलब वोटर सेंटर में जैसे सूरज के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे ही वोटर के अराउंड ये सब बॉडीज घूमती है। सबको वोटिंग से ही इलेक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, फाइनल कंक्लूजन क्या निकला?
डेमोक्रेसी इज इक्वल टू इलेक्शंस। बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी कुछ नहीं। इलेक्शन ही वो टूल है जिससे हम अपनी डेमोक्रेसी को रियल बनाते हैं। तुम्हारा एक वोट कितना पावरफुल है ये समझ आ गया। एक वोट से पार्लियामेंट बनती है, गवर्नमेंट बनती है, लॉज बनते हैं जो पूरे देश को अफेक्ट करते हैं। दैट्स द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट्स इज पावर ऑफ योर वोट। स्टूडेंट्स इमेजिन करो एक बिल्डिंग है, उसमें पिलर्स है, रूफ है, वॉल्स है, लेकिन फाउंडेशन नहीं है। क्या होगा? बिल्डिंग गिर जाएगी, राइट? एग्जैक्टली वही बात है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है वोटर्स। बिना वोटर्स के इलेक्शन नहीं हो सकते, गवर्नमेंट नहीं बन सकती, डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकती। सिंपल फॉर्मूला है, नो वोटर्स इज इक्वल टू नो डेमोक्रेसी। तो वोटर्स को सीरियसली लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्टूडेंट्स एक फैंसी टर्म आता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ये सुन के डर मत जाओ, मैं इसमें बहुत सिंपल बताता हूं। यूनिवर्सल यानी सबके लिए, एडल्ट यानी बड़े लोगों के लिए, सफरेज यानी वोट करने का अधिकार, वोट करने का राइट। तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब होता है सभी एडल्ट्स को वोट करने का राइट मिलना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है, कौन वोट कर सकते हैं? इंडिया में वोट करने के लिए 3 सिंपल रूल्स है। रूल नंबर 1, एज 18 ईयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब जिस दिन तुम्हारी 18th बर्थडे होगी उस दिन से तुम एलिजिबल हो। बिफोर 18 सॉरी, वेट करो आप। रूल नंबर 2, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। सिर्फ 18 होना काफी नहीं है, तुम्हारे नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर होना चाहिए। ये लिस्ट इलेक्शन कमीशन मेंटेन करती है, यानी आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। रूल नंबर 3, कुछ कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। तुम बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, मतलब तुम पे बहुत बड़ा लोन ना हो जो तुम पे ही नहीं कर सकते। तुम मेंटली स्टेबल होने चाहिए, मतलब दिमाग ठीक से काम करना चाहिए। अगर ये 3 चीजें क्लियर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम वोट कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आता है। इंडिया में चाहे तुम अंबानी जैसे अमीर हो या एक सिंपल डेली वेज के वर्कर हो, चाहे तुम पीएचडी किए हो या स्कूल नहीं गए हो, चाहे तुम सीईओ हो या तुम चाहे रिक्शा चलाते हो, सबके वोट इक्वल माने जाते हैं। इसको कहते हैं 1 पर्सन 1 वोट प्रिंसिपल। अंबानी का 1 वोट, तुम्हारा 1 वोट, किसी भी आम आदमी का 1 वोट, ये सब इक्वल माना जाता है। डेमोक्रेसी में सब बराबर है, ये है इंडिया की खूबसूरती। अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात सोचो, अगर कोई पावरफुल पर्सन तुम्हें डराए कि वोट मत करो या कोई तुम्हें डिस्क्रिमिनेट करे तो टेंशन मत लो, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुम्हारे साथ है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी देता है? तुम्हारा राइट टू वोट प्रोटेक्टेड है। चाहे सोसाइटी में इलिटरेसी हो, पॉवर्टी हो, कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो, तुम्हारा वोटिंग राइट कोई नहीं छीन सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी है, सॉलिड गारंटी। स्टूडेंट्स अब मैं तुम्हें एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देता हूं। पुराने जमाने में और कुछ कंट्रीज में आज भी सिर्फ अमीर लोग वोट करते हैं, सिर्फ एजुकेटेड लोग वोट करते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग वोट करते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वोट करने का राइट है सबको, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्ट के बेस पे नहीं, क्रीड के बेस पे नहीं, रिलीजन के बेस पे नहीं, एजुकेशन के बेस पे नहीं, सबका हक बराबर है। ये है ट्रू डेमोक्रेसी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ध्यान से सुनो। वोटिंग सिर्फ एक राइट नहीं है, ये एक ड्यूटी भी है। मतलब क्या? लेट मी एक्सप्लेन। कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें राइट देता है वोट करने का, कोई तुमसे ये राइट छीन नहीं सकता। तुम अमीर हो या गरीब, राइट बरोबर है। सोशल फैक्टर तुम्हारे राइट को अफेक्ट नहीं कर सकते। सिंपल वर्ड्स में तुम्हारा हक है, तुम्हारा पावर है। वोटिंग एज अ राइट है ये तुम्हारा। वोटिंग एज अ ड्यूटी क्या होता है? लेकिन स्टूडेंट सिर्फ राइट होना काफी नहीं है। इमेजिन करो तुम्हारे पास सुपर पावर है लेकिन तुम यूज ही नहीं करते, वेस्ट है ना। यानी तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है पर तुमने कभी उसको यूज ही नहीं की, तो वो सुपर पावर क्या हो गई? वेस्ट हो गई। एग्जैक्टली, वोट करना तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, ड्यूटी है कि तुम वोट करो, डोंट स्किप इट। ग्रीड के बिना वोट करो, कोई पैसा देता है वोट के लिए तो मत लो। फियर के बिना वोट करो, कोई डरा रहा है तो मत डरो। अवेयर रहो, पता होना चाहिए कि तुम किस पार्टी को क्यों वोट कर रहे हो। विजिलेंट रहो, अपने राइट को प्रोटेक्ट करो। मतलब सिंपल वर्ड में, पावर मिली है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। यूज इट वाइजली, यूज इट फियरलेसली, यूज इट इन अ बेटरमेंट ऑफ द नेशन। स्टूडेंट वापस से वही एग्जांपल देखते हैं। एक बिल्डिंग इमेजिन करो, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? फाउंडेशन में, राइट?
अगर फाउंडेशन वीक है तो बिल्डिंग कितनी भी फैंसी होगी वो टिकेगी नहीं। एग्जैक्टली सेम डेमोक्रेसी के साथ है। डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है इलेक्शंस। बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी एक खोखला कॉन्सेप्ट बन जाती है, सिर्फ बुक्स में रहती है, रियलिटी में नहीं। और स्टूडेंट्स, एक यूनिक बात इलेक्शंस की, जब इलेक्शन आते हैं तो पूरे देश में जैसे फेस्टिवल आ जाता है। सोचो, रोड पे पोस्टर और बैनर्स लग जाते हैं, रैलीज होती है, हजारों लोगों की भीड़ होती है, स्पीचेस होती है, लीडर्स भाषण देते हैं, टीवी पे डिबेट चालू हो जाती है, घर घर में डिस्कशन होता है इस बार किस पार्टी को वोट देना चाहिए। मतलब इलेक्शन सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है, डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल है वेयर एंटायर नेशन पार्टिसिपेट्स। अब स्टूडेंट, इलेक्शन का पर्पस क्या है, क्यों होती है इलेक्शन, पहले समझते हैं। पीपल के लिए क्या फायदा है। इमेजिन करो 5 साल पहले तुम एक लीडर को इलेक्ट किया, उसने प्रॉमिस किया था रोड बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल्स खुलेंगे, तुमने ट्रस्ट किया और वोट दिया। और 5 साल बाद जब इलेक्शन आते हैं तो तुम क्या करते हो, तुम जज करते हो क्या उन्होंने प्रॉमिस पूरे किए, रोड्स बनी, हॉस्पिटल खुला, स्कूल्स कैसे है, परफॉर्मेंस कैसी है, एरिया डेवलप्ड हुआ या वही पुरानी हालत है, करप्शन तो नहीं किया, पब्लिक मनी का मिसयूज तो नहीं हुआ। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है वोट करो दोबारा, अगर परफॉर्मेंस बेकार है बाहर करो। ये है अकाउंटेबिलिटी। इलेक्शंस तुम्हें ये पावर देती है कि तुम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जज कर सकते हो। सिंपल वर्ड्स में इलेक्शन इज इक्वल टू रिपोर्ट कार्ड डे फॉर पॉलिटिशियन। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो प्रमोशन मिलेगा, अगर मार्क्स खराब है तो फेल हो जाएंगे। अब दूसरी साइड देखो, कैंडिडेट्स के लिए क्या है इलेक्शन में। स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये है कि कोई भी कंटेस्ट कर सकता है, यानी कि इलेक्शन कोई भी इंसान लड़ सकता है। प्री रिक्वेस्ट क्लियर होनी चाहिए। तुम बिजनेसमैन हो, कॉन्टेस्ट कर सकते हो, तुम टीचर हो, कॉन्टेस्ट कर सकते हो, तुम डॉक्टर हो, कॉन्टेस्ट कर सकते हो, तुम सोशल वर्कर हो, कॉन्टेस्ट कर सकते हो। डेमोक्रेसी में सबको चांस मिलता है जिसको भी कैंडिडेट बनना हो। लेकिन कैंडिडेट्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला, पार्टी कैंडिडेट्स। ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। एग्जांपल, बीजेपी का कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट, आप आदमी का कैंडिडेट, शिवसेना का कैंडिडेट। इनके पास पार्टी का सपोर्ट होता है, पार्टी फंड देती है, पार्टी लोगों को बेचती है कैंपेन के लिए, पार्टी का सिंबल मिलता है, जैसे कि बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का पंजा है, इस तरीके से। सिंबल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग इलिटरेट है, पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन सिंबल देख के समझ जाते हैं स्मार्ट सिस्टम। यानी कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी ये पढ़ना नहीं आता है, बट उनको ये पता है कि वो कमल देख के उनको पता है कि ये बीजेपी सरकार है। सेकंड कौन से टाइप के कैंडिडेट होता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ये वो लोग हैं जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, अकेले इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, सपोज मिस्टर शर्मा को लगता है कि वो एरिया के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन वो किसी पार्टी से एग्री नहीं करते, तो वो अपना इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगे। चैलेंज ये है कि उनके पास पार्टी का सपोर्ट नहीं होता, फंडिंग खुद करनी पड़ती है, कैंपेन खुद करना पड़ता है। लेकिन अगर लोकल सपोर्ट स्ट्रांग हो तो इंडिपेंडेंट भी जीत सकते हैं। इंडिया में कई बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने मेजर पार्टीज को भी हरा दिया है। दैट्स कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। अब स्टूडेंट, एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। पुराने टाइम में 1980 से लेकर 1990 तक एक स्ट्रॉन्ग पार्टी होती थी, जैसे कांग्रेस। अगर आपने आजादी वगैरह के बारे में भी हमने पहले देखा है कि उस टाइम पे एक ही पार्टी थी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, वो अकेले मेजोरिटी ले आती थी, सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट बनती थी। लेकिन आज का सिनेरियो अलग है। आज के टाइम में बहुत सारी रीजनल पार्टी है, नेशनल पार्टी भी है, लेकिन कोई भी अकेले मेजोरिटी नहीं ले पाता। तो सॉल्यूशन क्या है, कोalition। कोalition मतलब क्या, सिंपल वर्ड्स में पार्टी का ग्रुप बनना। एग्जाम्पल समझते हैं, सपोज लोकसभा में टोटल 543 सीट्स है, मेजोरिटी के लिए 272 सीट्स चाहिए। अब देखते हैं रिजल्ट्स। पार्टी ए को मिली 180 सीट्स, मेजोरिटी नहीं है। पार्टी बी को मिली 60 सीट्स, पार्टी सी को मिली 40 सीट्स, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मिली 10 सीट्स। कोई भी अकेले गवर्नमेंट नहीं बना सकता। तो क्या होगा, पार्टी ए कहती है पार्टी बी और सी से आओ साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। 180 प्लस 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 280 सीट्स, मेजोरिटी कंप्लीट हो जाएगी। ये है कोalition गवर्नमेंट। डिफरेंट पार्टी साथ आती है एक कॉमन एग्रीमेंट पे और मिलकर गवर्नमेंट करती है। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी और उसके अलाइज मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं।
यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस और उसके अलायंस मिलके बनाते हैं। की पॉइंट क्या है, आज के इंडिया में कोalition पॉलिटिक्स बहुत कॉमन है, कोऑपरेशन जरूरी है। अब स्टूडेंट्स एक गोल्डन रूल याद रखो, डेमोक्रेसी में पावर कहां से आती है? पीपल से। कोई भी पार्टी को, कोई भी कैंडिडेट को, कोई भी ग्रुप गवर्नमेंट को अगर पीपल का सपोर्ट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तुम सोचो, अगर कोई वोट ही नहीं कर रहा तो कैंडिडेट्स का क्या होगा, कैसे पावर में आएंगे? पीपल ही डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। इसीलिए कहते हैं इन अ डेमोक्रेसी पीपल आर दी किंग। पॉलिटिशियन को लोग पसंद करते हैं, पावर मिलती है। पॉलिटिशियन को लोग रिजेक्ट करते हैं, पावर चली जाती है। सिंपल फॉर्मूला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट इंडिया का स्ट्रक्चर समझते हैं। इमेजिन करो एक पिरामिड, पार्लियामेंट है जो टॉप पर आता है, उसके बाद स्टेट असेंबलीज आती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आती है, तालुका लेवल पर विलेज वगैरह आते हैं, और ग्राम पंचायत बॉटम लेवल पर आती है। टॉप पे है पार्लियामेंट, ये एपेक्स बॉडी मतलब हाईएस्ट बॉडी, नेशनल लेवल पे डिसीजन लेते हैं, पूरे देश को अफेक्ट करता है। और बॉटम पे है ग्राम पंचायत, ये एक फाउंडेशनल ब्लॉक मतलब नींव है, विलेज लेवल पे डिसीजंस लेते हैं, लोकल इश्यूज हैंडल करते हैं, और बीच में डिफरेंट लेवल्स आते हैं। ये पिरामिड स्ट्रक्चर है इंडियन डेमोक्रेसी का, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग तक का। अब स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया, ध्यान से सुनो। डेमोक्रेसी सिर्फ पार्लियामेंट तक लिमिटेड नहीं है, डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल तक जाती है, मतलब गांव गांव तक जाती है। इसको कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब क्या? मतलब लोकल लोग खुद अपनी गवर्नेंस करते हैं, किसी ऊपर लेवल पर डिपेंड होते नहीं है। अब देखते हैं डिफरेंट लेवल्स। ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पर है, ये है सबसे बेसिक लेवल, गांव का गवर्नेंस। विलेज का सरपंच और मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, स्मॉल डिसीजंस लेते हैं रोड, वाटर, स्ट्रीट लाइट वगैरह के लिए। एग्जांपल, अगर तुम्हारे गांव में नाली साफ करनी है या हैंडपंप लगाना है, ग्राम पंचायत डिसाइड करेगी। तालुका पंचायत यानी ब्लॉक लेवल, थोड़ा ऊपर का लेवल, मल्टीपल विलेज को कवर करते हैं, इसको पंचायत समिति भी कहते हैं। बिगर इशू हैंडल करती है जो गांव से ज्यादा अफेक्ट करता है। एग्जांपल, 5-6 विलेज को कनेक्ट करने के लिए रोड चाहिए, तालुका पंचायत डिसाइड करेगी। डिस्ट्रिक्ट पंचायत और भी ऊपर का लेवल, पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं, इसको जिला परिषद भी कहते हैं। मेजर प्रोटेस्ट हैंडल करती है। एग्जांपल, डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल बनाना है या कॉलेज खोलना है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत डिसाइड करेगी। म्युनिसिपैलिटी ये टाउन के लिए होती है, छोटे शहर के लिए, टाउन के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। एग्जांपल, आनंद गुजरात या अलीगढ़ यूपी जैसे टाउन में म्युनिसिपैलिटी होती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटी लेवल पर, ये बिग सिटीज के लिए होती है। मेयर हेड होता है, सिटी के सारे फंक्शंस मैनेज करती है, रोड, वाटर सप्लाई, गार्बेज कलेक्शन एक्सेट्रा। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एएमसी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ह्यूज सिटीज होती है, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सारे इंस्टीट्यूशन में इलेक्शंस होते हैं। ग्राम पंचायत में इलेक्शंस होते हैं, तालुका पंचायत में इलेक्शंस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में इलेक्शंस होते हैं, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हर जगह पर इलेक्शंस होते हैं। मतलब हर लेवल पे पीपल का कंट्रोल है, गांव के लेवल से लेकर पार्लियामेंट के लेवल तक इलेक्शंस, इलेक्शंस और इलेक्शंस। दैट्स व्हाई इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, नॉट जस्ट इन साइज बट इन डेप्थ भी। स्टूडेंट्स, अब मैं तुम्हें एक पावरफुल स्टेटमेंट देता हूं। इलेक्शन इज अ लाइफलाइन ऑफ अ नेशंस डेमोक्रेसी। लाइफलाइन मतलब क्या है? मतलब जान। जैसे हम बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जरूरी है टू स्टे अलाइव, एग्जैक्टली वैसे डेमोक्रेसी में इलेक्शन जरूरी है टू स्टे अलाइव। अगर इलेक्शन बंद हो जाए तो डेमोक्रेसी मर जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, पीपल का वॉइस चुप हो जाएगा। विदाउट इलेक्शन नो डेमोक्रेसी। सिंपल क्वेश्चन बट बहुत पावरफुल। अब एक डीपर क्वेश्चन है, इलेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जरूरत क्या है इलेक्शन की? अब हम इंपॉर्टेंट समझने वाले हैं। अब ट्रस्ट मी, जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हें इलेक्शन की रियल वैल्यू पता चल जाएगी। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो तुम एक पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई भी। तुम्हारे अल्टीमेट गोल क्या है? गवर्नमेंट बनाना। एग्जैक्टली लेकिन गवर्नमेंट कैसे बनेगी? इलेक्शन से ही। इलेक्शन ही वो गेटवे है जिससे पार्टी पावर तक पहुंच सकती है। बिना इलेक्शंस के पार्टी सिर्फ पेपर पे रह जाएगी, कोई पावर नहीं मिलेगी, कोई पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। इलेक्शन इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी टू रूल। हर पार्टी के पास आइडियोलॉजी होती है, विजन होता है, हम देश को ऐसे
चलाएंगे। लेकिन ये विजन प्रैक्टिकल कब बनता है? जब इलेक्शन जीत के गवर्नमेंट बनती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होती है। अब इंडिविजुअल कैंडिडेट की बात करते हैं। सपोज तुम एक पैशनेट पर्सन हो जो देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे पास आइडियाज है, एनर्जी है, डेडिकेशन है, लेकिन ये सब कैसे यूज करोगे? इलेक्शन के थ्रू। इलेक्शन तुम्हें चांस देती है रिस्पेक्ट करने का, मैं अपने एरिया के लोगों की आवाज बनूंगा, सर्व करने का, मैं लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, चेंज लाने का, मैं अपने एरिया को डेवलप करूंगा। बिना इलेक्शन के ये सब पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन वो प्लेटफॉर्म है जहां तुम्हारी कैपेसिटी टेस्ट होती है, तुम्हारा डेडिकेशन दिखता है, पीपल तुम्हें जज करते हैं। अगर लोग तुम पे ट्रस्ट करते हैं, तुम जीत जाओगे और सर्व कर पाओगे, तो कैंडिडेट के लिए इलेक्शन इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म टू प्रूव देमसेल्व्स। अब स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आता है। इलेक्शन को बैरोमीटर बोला गया है। बैरोमीटर क्या होता है? साइंस में तुमने पढ़ा होगा, बैरोमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। वेदर फोरकास्ट करने के लिए यूज होता है। रेन होती है या नहीं, स्टॉर्म आएगा या नहीं, एग्जैक्टली सेम इलेक्शन का रोल है डेमोक्रेसी में। इलेक्शन इज इक्वल टू बैरोमीटर ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन मेजर करती है डेमोक्रेसी की हेल्थ कैसी है, डेमोक्रेसी की पल्स क्या है, डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। कैसे मेजर होता है? सिंपल है, हायर वोटर टर्नआउट, बहुत लोग वोट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी हेल्दी है। लो वोटर टर्नआउट, कम लोग वोट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम है। पीसफुल इलेक्शन, डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है। वायलेंट इलेक्शन, डेमोक्रेसी वीक है। तो जैसे डॉक्टर पेशेंट की पल्स चेक करते हैं, हेल्थ पता करते हैं, वैसे ही इलेक्शन से डेमोक्रेसी की हेल्थ पता चलती है। अब स्टूडेंट इलेक्शन क्या प्रोवाइड करती है, क्या मिलता है इलेक्शन से? पहली चीज, अपॉर्चुनिटी टू इवेल्यूट, मतलब जज करने का मौका। देखो, सपोज तुम्हारे एरिया में 5 कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं। कैंडिडेट ए रोड बनाएंगे, कैंडिडेट बी हॉस्पिटल बनाएंगे, कैंडिडेट सी स्कूल इंप्रूव करेंगे, कैंडिडेट डी जॉब्स देंगे, कैंडिडेट ई करप्शन खत्म करेंगे। अब तुम्हें डिसाइड करना है कौन बेस्ट है। इलेक्शन तुम्हें टाइम देती है इवेल्यूट करने के लिए। कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड चेक करो, उनके पास परफॉर्मेंस देखो, उनके प्रोमिसेस कितने रियल है और कितने बकवास है ये चेक करो, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये सारी चीज चेक करने के बाद तुम कंपेयर कर सकते हो, जज कर सकते हो और फिर बेस्ट पर्सन को वोट दे सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी डेमोक्रेसी की एक गिफ्ट है हमको सबको। दूसरी चीज, न्यू पॉलिटिकल सेटअप। स्टूडेंट्स, इलेक्शन सिर्फ रिजल्ट नहीं देती, इलेक्शन चेंज लाती है, वेव्स लाती है। क्या मतलब? देखो हिस्ट्री, 2014 मोदी वेव आया, बीजेपी लैंडस्लाइड जीत गई। 2004 यूपीए वेव आया, यानी कांग्रेस जीत गई। 1977 जनता पार्टी वेव आया, इमरजेंसी के बाद पहली बार कांग्रेस हारी। ये पॉलिटिकल वेव्स क्या है? मतलब मैसिव चेंज इन गवर्नेंस। इलेक्शन के थ्रू पुरानी गवर्नमेंट जा सकती है, नई गवर्नमेंट आ सकती है, पॉलिटिकल सेटअप कंप्लीटली बदल सकता है। स्टेट लेवल पे भी देख सकते हो, दिल्ली में आप वेव आए, न्यू पॉलिटिकल सेटअप। वेस्ट बंगाल में टीएमसी वेव, न्यू सेटअप। तमिलनाडु में डीएमके, एएलडीएमके, ऑल्टरनेटिव सेटअप बदलता रहता है, यानी अलग अलग पार्टीज आती रहती है। इलेक्शन इज इक्वल टू एजेंट टू चेंज। ये स्टैग्नेंट नहीं होने देती गवर्नमेंट्स को। फ्रेश ब्लड, न्यू आइडियाज और न्यू एनर्जी के साथ हमारी गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। तीसरी चीज, पिक्चर ऑफ द कंट्री। स्टूडेंट, इलेक्शन एक मिरर की तरह है। मिरर में तुम्हारी शक्ल दिखती है, एग्जैक्टली वैसे इलेक्शन में देश की शक्ल दिखती है। मतलब इलेक्शन रिफ्लेक्ट करता है सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, लोग किस कास्ट रिलीजन को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल डिवीजन है या यूनिटी है, यूथ एक्टिव है या नहीं है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पता चलता है, इकोनॉमी अच्छी है या रूलिंग पार्टी को सपोर्ट मिलता है, इकोनॉमी खराब है तो ऑपोजिशन को चांस मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू तो कैंडिडेट्स इसे एड्रेस करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज एक स्टेट में फार्मर बहुत परेशान है, क्रॉप्स फेल हो रहे हैं, प्राइस नहीं मिल रही। इलेक्शन में क्या होगा? फार्मर इशू में टॉपिक बनेंगे, पार्टीज फार्म पॉलिसीज पे फोकस करेगी, जो पार्टी फार्मर को कन्विंस करेगी वो जीतेगी। इससे पता चलता है स्टेट की इकोनॉमी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। इलेक्शन ने पिक्चर क्लियर कर दी। तो इलेक्शन से वोट काउंट नहीं करती, इलेक्शन इज इक्वल टू सोसाइटी और इकोनॉमी का एक्सरे, एवरीथिंग बिकम्स विजिबल। चौथी चीज आती है, डिसाइड करती है फ्यूचर। स्टूडेंट, ये सबसे पावरफुल पॉइंट है, ध्यान से सुनो। इलेक्शन सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं, इलेक्शन फ्यूचर डिसाइड करती है। कैसे? जिस पार्टी ये कॉलिशन को मेजोरिटी मिलती है वो नेक्स्ट 5 साल की गवर्नमेंट करेगी, और ये 5 साल में पॉलिसीज बनती है, लॉज बनते हैं, बजट डिसाइड होता है, इंटरनेशनल रिलेशन बनते हैं, डेवलपमेंट होती है या नहीं होती है, ये सारी चीज डिसाइड होती है। तो तुम्हारे एक वोट क्या डिसाइड करता है? आने वाले 5 साल। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज तुमने पार्टी ए को वोट दिया,
दे फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। सपोज तुमने पार्टी बी को वोट दिया, उन्होंने एजुकेशन पर फोकस किया, देश की डायरेक्शन ही बदल जाएगी। दैट्स वाई कहते हैं चूज वाइसली। तुम्हारे डिसीजन सिर्फ आज का नहीं, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर भी इससे डिपेंड करता है। हैवी रिस्पॉन्सिबल, राइट? बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। अब स्टूडेंट, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कैसे होता है, कौन लड़ता है? तीन टाइप्स के कॉन्टेस्टेंट्स होते हैं। पहला, पॉलिटिकल पार्टीज, ये है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स जो आइडियोलॉजी फॉलो करती है। लेफ्ट, राइट, सेंटर। स्ट्रक्चर होता है, प्रेसिडेंट होता है, वर्किंग कमिटी एक्सेट्रा। सिंबल होता है लोटस, हैंड, साइकिल एक्सेट्रा। रिसोर्सेज होते हैं, फंड होता है, वॉलंटियर्स होते हैं, ऑफिस होती है जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आप, एसपी, टीएमसी एक्सेट्रा। ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है इलेक्शन गेम में। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ये वो सोलो फाइटर्स है जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, अपने दम पे कंटेस्ट करते हैं, लोकल इश्यू पे फोकस करते हैं, पीपल का भरोसा डिपेंड करता है इन पे। इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की चैलेंज है कि इनके पास पार्टी मशीनरी नहीं होती है, फंडिंग लिमिटेड होती है, पब्लिसिटी बहुत मुश्किल है करने के लिए, लेकिन अगर ग्रास रूट कनेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो ये जायंट्स को भी हरा सकते हैं। फिर आती है कोलिशन ऑफ पार्टी, ये है टीम वर्क। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब कोई सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं ले पाती तो मल्टीपल पार्टी साथ आती है, अलायंस बनते हैं, सीट शेयरिंग करते हैं, तुम यहाँ लड़ो हम वहां लड़ेंगे, कॉमन एजेंडा डिसाइड करते हैं। कोलिशन के बेनिफिट्स है कि कंबाइंड स्ट्रेंथ होती है, डिफरेंट रीजन्स कवर हो जाते हैं, मोर सीट्स जीत सकते हैं साथ में। ये मॉडर्न इंडिया पॉलिटिक्स का रियलिटी है। अब स्टूडेंट, जीतने का फॉर्मूला क्या है? सिंपल मैथ है। मेन है, लोकसभा में टोटल 543 सीट्स, मेजोरिटी के लिए 272 सीट्स चाहिए होती है। अगर एक पार्टी 272 प्लस सीट्स जीतती है तो सिंपल पार्टी गवर्नमेंट बनती है। अगर कोई पार्टी 272 नहीं पहुंचता तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। विनिंग पार्टी या कोलिशन को क्या मिलता है? गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है। वो प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को चूज करते हैं, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं, देश चलाते हैं आने वाले 5 साल के लिए। अब स्टूडेंट्स, पावर सिस्टम समझते हैं दो पार्ट्स में। पहला है, पावर इज ऑब्टेन्ड बाय विनिंग। क्रिस्टल क्लियर, जीतेंगे तो पावर मिलेगी, हारोगे तो ऑपोजिशन में बैठो। इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं तब जाके सीट तुम जीत सकते हो। सबसे ज्यादा सीट्स जीतनी है, गवर्नमेंट बनाओ। मैथमेटिकल गेम में नंबर मैटर करता है। दूसरा, पावर इज मेंटेन बाय पीपल्स सपोर्ट। लेकिन स्टूडेंट्स, पावर लेना और पावर मेंटेन करना दो अलग चीज है। सपोज तुमने इलेक्शन जीत लिया, गवर्नमेंट बन गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अब क्या? अगर तुम अच्छा काम नहीं करते, प्रॉमिस नहीं पूरे करते, करप्ट हो जाते हो, लोगों को सुनना नहीं चाहते हो, तो क्या होगा? नेक्स्ट इलेक्शन में जो लोग तुम्हें घर भेज देंगे। पीपल सपोर्ट एसेंशियल है। पावर चाहिए, लोगों को खुश रखो, पावर मेंटेन करनी है, अच्छा काम करो। सिंपल लॉजिक है, अकाउंटेबिलिटी है डेमोक्रेसी में। एग्जाम्पल देखो, कई बार स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी हार जाती है क्योंकि पीपल खुश नहीं हो पाते। कांग्रेस 2014 में हारी करप्शन के इश्यूज की वजह से। बीजेपी कुछ सीट्स में हारी अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस की वजह से, यानी कि उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। मैसेज क्लियर है, पीपल आर दी बॉस। तुम उनकी सर्व करो, वो तुम्हें पावर देंगे, तुम उनको इग्नोर करो, वो तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। अब स्टूडेंट, लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्शन को बोला गया है सोल ऑफ डेमोक्रेसी। सोल मतलब आत्मा, जान। लेकिन एक सोल हेल्दी तभी रहती है जब इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होगी। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या? सिंपल वर्ड्स में, ओपन, सब कुछ खुला हो, कुछ भी छुपा हुआ ना हो, फेयर, किसी को अनफेयर एडवांटेज ना हो, क्लियर, प्रोसेस समझ में आए, कंफ्यूजिंग ना हो। क्यों जरूरी है ट्रांसपेरेंसी? इमेजिन करो इलेक्शन में वोटिंग मशीन मैनिपुलेट हो जाए, वोट्स चोरी हो जाए, फेक वोट्स डाल दिए जाए, रिजल्ट्स चेंज कर दिए जाए, तो क्या होगा? डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, लोगों का भरोसा टूट जाएगा, फेथ खत्म हो जाएगा, फिर इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या होता है? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट बॉडी जो इलेक्शन कंडक्ट करती है। EVMs, ट्रांसपेरेंट वोटिंग मशीन। VVPAT, वोटर वेरिफिकेशन, तुम्हें किसी को भी वोट दिया कंफर्म कर सकते हो। ऑब्जर्वर्स, हर बूथ पे मॉनिटरिंग होती है। मीडिया कवरेज फॉर ट्रांसपेरेंसी, एग्जिट पोल्स, प्रिडिक्शंस, लाइव काउंटिंग, टीवी पे देख सकते हो रिजल्ट्स क्या चल रहा है। सबका गोल एक है, 100% ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, तभी डेमोक्रेसी की सोल स्ट्रॉन्ग रहेगी। गवर्नमेंट बन गई, लेकिन उसके बाद क्या? क्या गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में एक पावरफुल चीज है, पब्लिक ओपिनियन।
आज हम समझेंगे कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको क्रिएट कैसे किया जाता है। ये टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये डायरेक्टली तुमसे कनेक्टेड है। चलो शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली बात, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इंडिया। और डेमोक्रेसी की सोल क्या है? पीपल्स वॉइस। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? एक आदमी की आवाज चलती है। मोनेक्री में क्या होता है? राजा की आवाज चलती है। लेकिन डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज चलती है। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। तो अगर पीपल की वॉइस बेटर करती है तो पब्लिक ओपिनियन ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाती है। अब स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। डेमोक्रेसी में 130 करोड़ लोग डायरेक्टली डिसीजंस नहीं ले सकते, राइट? इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। मतलब क्या? हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं जो हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट असेंबली में जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनली में 5 लाख वोटर्स है, इलेक्शन हुए, मिस्टर शर्मा जीते। अब मिस्टर शर्मा क्या है? तुम्हारे 5 लाख लोगों की आवाज है। जब वो पार्लियामेंट में बात करेंगे, तुम्हारी बात कर रहे हैं। जब वो वोट देंगे बिल्स पे, तुम्हारे बिहाफ पे वोट कर रहे हैं। जब वो लोग इशू उठाएंगे, तुम्हारे एरिया के इशू उठा रहे हैं। वो रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हें, इसलिए कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे थॉट्स पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं, ठीक है? इसे कहता जाता है स्मार्ट सिस्टम्स भी बोला जाता है। अब स्टूडेंट एक प्रैक्टिकल रियलिटी समझते हैं। सपोज एक पार्टी ने इलेक्शन जीती, गवर्नमेंट बनाई, पावर में आ गई, लेकिन उनका नेक्स्ट गोल क्या होगा? पावर रिटेन करना, पावर को होल्ड करना, पावर को मेंटेन करना। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद फिर इलेक्शन आएंगे और अगर वो दोबारा जीतना चाहते हैं तो क्या करना होगा? लोगों से कनेक्ट रहना होगा। कैसे कनेक्ट रहेंगे? लोगों की प्रॉब्लम सुनो, लोगों की नीड समझो, लोगों के ओपिनियन कंसिडर करो, अच्छा काम करो जो लोगों को दिखता है, लोगों को इग्नोर मत करो। अगर पार्टी लोगों से डिस्कनेक्ट हो गई तो क्या होगा? नेक्स्ट इलेक्शन में आप आउट हो सकते हो। एग्जाम्पल, कई बार स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी हार गई क्योंकि लोगों की सुन नहीं रहे थे, एरोगेंट हो गए, हम तो जीतेंगे ही, ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो गए, पब्लिक ओपिनियन इग्नोर कर दिया। क्या उन्हें चुकाना पड़ा? तो मैसेज क्लियर है, पीपल से कनेक्शन इज इक्वल टू पॉलिटिकल सर्वाइव आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं व्हाई पब्लिक ओपिनियन इतनी इंपॉर्टेंट है। पहले पॉलिटिकल पार्टी के लिए, स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी के लिए पब्लिक ओपिनियन ऑक्सीजन की तरह है, बिना इसके सर्वाइव ही नहीं कर सकते। क्यों एसेंशियल है? इलेक्शन जीतने के लिए। अगर पब्लिक ओपिनियन तुम्हारे अगेंस्ट है तो तुम हार जाओगे। पॉलिसीज बनाने के लिए लोगों को क्या चाहिए ये समझना जरूरी है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए कौन से इशू इंपॉर्टेंट है ये पता होना चाहिए। कोर्स करेक्शन के लिए अगर कुछ गलत जा रहा है पब्लिक ओपिनियन से पता चलता है। जैसे एग्जांपल, सपोज एक पार्टी ने पेट्रोल प्राइस बहुत बढ़ा दिए, पब्लिक ओपिनियन क्या होगा? नेगेटिव। लोगों को गुस्सा आ जाएगा, पार्टी को पता चल जाएगा अरे ये डिसीजन गलत हो गया, लोग खुश नहीं है, तो वो करेक्शन कर सकती है, प्राइस थोड़ा कम कर दो, ये सब्सिडी दे दो, या एक्सप्लेन करो क्यों बढ़ाया। पब्लिक ओपिनियन इज इक्वल टू फीडबैक मैकेनिज्म। ये बताता है पार्टी राइट डायरेक्शन में जा रही है या रॉन्ग डायरेक्शन में। इसलिए पार्टी सर्वे करवाती है, ग्राउंड रिपोर्ट्स मांगती है, मीडिया मॉनिटर करती है। स्टे कनेक्टेड विद पब्लिक ओपिनियन इज इक्वल टू स्टे रिलेवेंट। दूसरा, गवर्नमेंट चलाने के लिए, स्टूडेंट्स गवर्नमेंट बननी अलग बात है, चलाना अलग बात है। गवर्नमेंट को डेली बेसिस पे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बजट कैसे एलोकेट करेंगे, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन से लॉस बनेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे मैनेज करेंगे, इन सब के डिसीजन में पब्लिक ओपिनियन को कंसिडर करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये डिसीजन पब्लिक को इफेक्ट करता है। अब स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पब्लिक ओपिनियन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो डेमोक्रेसी में काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हमने। रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशनली की पल्स पता होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें पब्लिक सपोर्ट चाहिए अपने क्लॉज के लिए। एग्जांपल, सपोज एक एनजीओ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है, अगर पब्लिक ओपिनियन एनवायरमेंट के अगेंस्ट है, लोगों को केयर नहीं है, तो एनजीओ की फाइट मुश्किल होगी। लेकिन अगर पब्लिक ओपिनियन स्ट्रांग है फेवर में, तो सपोर्ट मिलेगा, फंडिंग मिलेगी, इंपैक्ट ज्यादा होगा। पब्लिक ओपिनियन इज इक्वल टू पावर फॉर एवरीवन। अब स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, इंडिविजुअल ओपिनियन डज नॉट इक्वल टू पब्लिक ओपिनियन। क्या मतलब? देखो, इंडिविजुअल ओपिनियन यानी एक आदमी की सोच, कलेक्टिव पब्लिक ओपिनियन इज इक्वल टू पूरे समाज की सोच, ठीक है? एग्जाम्पल, सपोज तुम्हारा नाम राहुल है, तुम्हारा इंडिविजुअल ओपिनियन पेट्रोल प्राइस बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट गलत कर रही है, लेकिन ये पब्लिक ओपिनियन नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा ओपिनियन है। अब सपोज तुम्हारे 50 दोस्त भी यही बोलते हैं, तुम्हारी कॉलोनी के लोग भी यही बोलते हैं,
न्यूज चैनल पे भी यही डिस्कस हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी यही ट्रेंड कर रहा है, सर्वे भी यही शो करता है कि 70% लोग एग्री है। ये अब बन गया कलेक्टिव पब्लिक ओपिनियन, मतलब सोसाइटी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, उन सबका एक ही ओपिनियन है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि डेमोक्रेसी मेजोरिटी पे चलती है। गवर्नमेंट हर एक इंडिविजुअल को खुश नहीं कर सकती, लेकिन कलेक्टिव ओपिनियन को कंसिडर करना जरूरी है। वॉइस ऑफ मैनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन वॉइस ऑफ वन। दैट्स डेमोक्रेसी। स्टूडेंट, एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? अभी डेमोक्रेसी रन्स ऑन पीपल्स कलेक्टिव विल। विल मतलब इच्छा, डिजायर, विश। मतलब डेमोक्रेसी वही डायरेक्शन में चलती है जिस डायरेक्शन में मेजोरिटी लोग चाहते हैं। कैसे होता है ये? इलेक्शन में लोगों की कलेक्टिव विल से गवर्नमेंट बनती है, पॉलिसीज में लोगों की कलेक्टिव विल से डिसीजंस होते हैं, लॉज में लोगों के कलेक्टिव विल से लॉज बनते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और लेवल अप करते हैं। सिर्फ पब्लिक ओपिनियन होना काफी नहीं, स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए। क्या मतलब? स्ट्रॉन्ग यानी पावरफुल, लाउड, क्लियर वॉइस, इग्नोर नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइज्ड यानी सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चर, रैंडम नहीं, प्रॉपर डायरेक्शन में। क्यों जरूरी है? रीजन, गवर्नमेंट माल फंक्शनिंग प्रिवेंट करना। माल फंक्शनिंग मतलब गलत काम करना, बेकार काम करना। सपोज गवर्नमेंट करप्ट हो गई, इनएफिशिएंट हो गई, लोगों को इग्नोर कर रही है, गलत पॉलिसीज बना रही है, कौन रोकेगा? स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन। कैसे रोकती है? मीडिया पे आवाज उठती है, प्रोटेस्ट होते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होता है, एनजीओ प्रेशर डालते हैं, ऑपोजिशन क्वेश्चन उठाते हैं, कोर्ट में केसेस जाते हैं। पब्लिक ओपिनियन एक प्रेशर क्रिएट करती है, गवर्नमेंट को मानना पड़ता है, सुनना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है। इसके रियल एग्जाम्पल जैसे अन्ना हजारे मूवमेंट 2011 में जो हुआ था, करप्शन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन हुआ था, लोकपाल बिल बना। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हमें देखने को मिलेंगे। एक क्लियर मैसेज है, गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू मिस रूल और नेग्लेक्ट द कंट्री। क्यों नहीं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन है। अगर गवर्नमेंट मिस रूल करेगी, नेग्लेक्ट करेगी, करप्ट करेगी या इनएफिशिएंट होगी तो पब्लिक ओपिनियन उसको एक्सपोज कर देगा और फिर मीडिया अटैक करेगी, ऑपोजिशन प्रेशर डालेगा, पीपल प्रोटेस्ट करेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में आउट हो जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी है डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट को पता है कि लोगों को खुश रखना है, सर्व करना है, अदरवाइज कंसिक्वेंस है। पब्लिक ओपिनियन इज इक्वल टू वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को अलर्ट रखती और प्रोटेक्ट करती है। अब स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनेगी कैसे? आंसर है अलर्ट और इंटेलिजेंट पब्लिक से। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कीप्स इटसेल्फ इन्फॉर्म, न्यूज पढ़ते हैं, देखते हैं, इश्यूज के बारे में अवेयर रहते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी समझते हैं, फैक्ट्स चेक करते हैं। इग्नोरेंट पब्लिक नहीं है, इन्फॉर्म्ड पब्लिक है। सेकंड, कैन नॉट बी मिसलीड, फेक न्यूज पे बिलीव नहीं करते, प्रोपेगेंडा समझ लेते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग यूज करते हैं, वेरीफाई करते हैं इंफॉर्मेशन को, अंधे नहीं है, समझदार है। थर्ड है स्टेज अलर्ट एंड अवेयर, गवर्नमेंट के एक्शंस मॉनिटर करते हैं, राइट्स के बारे में जानते हैं, क्वेश्चंस उठाते हैं जब जरूरत हो, पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में, सोते नहीं है, जागते। एग्जांपल, सपोज गवर्नमेंट एक कंट्रोवर्शियल बिल लाना चाहती है, अलर्ट एंड इंटेलिजेंट पब्लिक क्या करेगी? बिल को पढ़ेगी, क्या है एग्जैक्टली, एनालाइज करेगी, अच्छा है या बुरा, डिस्कस करेगी, दूसरों से बात करेगी, ओपिनियन बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगी, एक्शन लेगी, अगर गलत है तो अपोज करेगी। ये है इन्फॉर्म सिटीजन और यही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा पब्लिक ओपिनियन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कैसे होती है? मतलब लोगों को दिमाग में ओपिनियन आती कैसे है? आंसर है मीडिया। चलो डिटेल में समझते हैं। पहले एक इंटरेस्टिंग टर्म है, कल्टीवेट ह्यूमन साइक। साइक मतलब माइंड, थिंकिंग, सोच। कल्टीवेट मतलब डेवलप करना, ग्रो करना, शेप करना। तो कल्टीवेट ह्यूमन साइक का मतलब है लोगों की सोच को शेप करना, डेवलप करना। कैसे होता है ये? सिंपल है, इंफॉर्मेशन से। जब तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलती है तुम अवेयर बनते हो, तुम्हारे अंडरस्टैंड होता है, तुम्हें ओपिनियन बनती है। इंफॉर्मेशन आती है, अवेयरनेस होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है और ओपिनियन बनता है। ये है पूरी प्रोसेस। और ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? मीडिया। मीडिया ही वो एजेंसी है जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है लोगों तक, इसलिए कहते हैं मीडिया हेल्प्स इन क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन। स्टूडेंट, मीडिया का बेसिक पर्पस क्या है? इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचाना। सिंपल कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट या कोई भी इवेंट के बारे में मीडिया तक आता है, मीडिया से पब्लिक तक आता है। मीडिया एक ब्रिज की तरह काम करती है।
कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है? न्यूज, क्या हो रहा है देश दुनिया में। एनालिसिस, इवेंट्स का मतलब क्या। ओपिनियन, एक्सपर्ट क्या सोच रहे हैं। डेटा, फैक्ट और फिगर क्या है। डिबेट्स, डिफरेंट व्यू पॉइंट क्या है। ये सब इंफॉर्मेशन जब पब्लिक तक पहुंचती है तो पब्लिक अवेयर होती है, पब्लिक इंफॉर्म्ड होती है, पब्लिक ओपिनियन बनाती है। इंफॉर्म पब्लिक, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन और इफेक्टिव डेमोक्रेसी बनती है। दैट्स द चेन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, मॉडर्न टाइम की बात करें, आज के जमाने में मीडिया की इंपॉर्टेंस 10 गुना हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने मीडिया को सुपर पावर दे दी है। पुराने टाइम वर्सेस मॉडर्न टाइम की बात करें तो पुराने टाइम पे सिर्फ रेडियो था, कुछ न्यूज़पेपर थे, टीवी लिमिटेड था, इंफॉर्मेशन स्लो पहुंचती थी। मॉडर्न टाइम में देखो तो 24/7 न्यूज चैनल चलती है, इंटरनेट अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन देता है, सोशल मीडिया पे तुरंत बात पता चलती है, यूट्यूब पे वीडियो कंटेंट मिल जाता है, पॉडकास्ट की मदद से बाकी सारी चीजें पता चलती है, इंफॉर्मेशन इंस्टेंट पहुंचती है लोगों तक, स्पीड और रीच दोनों बढ़ गए। इंपैक्ट क्या है? पब्लिक ओपिनियन बहुत जल्दी बनती है, कुछ घंटों में ट्रेंड कर सकता है। गवर्नमेंट को इंस्टेंटली अकाउंटेबल होना पड़ता है, हाइड नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते। पीपल ज्यादा अवेयर है, हर चीज पता चल जाती है। डेमोक्रेसी ज्यादा इंटरेक्टिव हो गई है, 2 वे कम्युनिकेशन होना शुरू हो गया है। मॉडर्न मीडिया इज इक्वल टू डेमोक्रेसी का पावर हाउस। स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट, मीडिया का अल्टीमेट गोल क्या है? 2 चीजें। पहला, कीप पीपल इन्फॉर्म, मतलब लोगों को अप टू डेट रखना, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहां हो रहा है, सब पता होना चाहिए लोगों को। दूसरा है हेल्प पीपल फ्रॉम ओपिनियन, मतलब लोगों को हेल्प करना अपने ओपिनियन बनाने में, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दिखाना, एनालिसिस प्रोवाइड करना, फैक्ट प्रेजेंट करना। इन्फॉर्म पीपल इज इक्वल टू बेटर ओपिनियन, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनती है। अभी तक हमने मीडिया कितनी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना है, लेकिन अब डीपर क्वेश्चन ये कौन कौन सी मीडिया है, कैसे काम करती है, क्या प्रॉब्लम है इनके लिए, आज हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे मीडिया की दुनिया को। ये टॉपिक्स बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। सबसे पहले आता है प्रिंट मीडिया। ठीक है, प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रिंट मतलब कागज के पे प्रिंट हो, फिजिकल फॉर्म में हो। 3 मेन टाइप्स है। सबसे पहले आता है न्यूज़पेपर, ये डेली पब्लिश होती है। एग्जांपल द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर, ये सारी चीजें। फीचर्स क्या होते हैं? करंट न्यूज, आज क्या हुआ, लोकल से इंटरनेशनल सब कवर करते हैं। डिफरेंट सेक्शंस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, हर चीज के बारे में बताते हैं। सुबह चाय के साथ न्यूज़पेपर क्लासिक कॉम्बिनेशन होता है। सेकंड आता है पीरियोडिकल्स, ये रेगुलरली पब्लिश होते हैं बट डेली बेसिस पर नहीं होते, वीकली या मंथली आते हैं। एग्जांपल इंडिया टुडे जो वीकली मैगजीन है, आउटलुक वीकली है, फिर फ्रंटलाइन है जो फ्रंट नाइटली आती है। फीचर्स क्या है? इन डेप्थ एनालिसिस, डिटेल में डिस्कशन होता है, स्पेशल टॉपिक पर फोकस किया जाता है, क्वालिटी होती है कंटेंट के अंदर। थर्ड होती है जर्नल्स, ये स्पेशलाइज पब्लिकेशन है, स्पेसिफिक फील्ड के लिए होती है। एग्जांपल मेडिकल जर्नल्स डॉक्टर्स के लिए, लीगल जर्नल्स लॉयर के लिए, एकेडमिक जर्नल्स रिसर्चर के लिए। फीचर क्या है? एक्सपर्ट कंटेंट, प्रोफेशनलिज्म लिखते हैं, ठीक है, रिसर्च पेपर होते हैं, ओरिजिनल स्टडीज होती है, टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। तो ये 3 टाइप्स के है प्रिंट मीडिया। क्लियर है? न्यूज़पेपर होते हैं, पीरियोडिकल्स होती है, जर्नल्स होती है। अब आज के डिजिटल एज में प्रिंट मीडिया रिलीवेंट है क्या? आंसर है बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि प्रिंट मीडिया अटमोस्ट इंपॉर्टेंस होल्ड करती है लोगों के अवेयर करने में। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इंसिडेंट, एक्सीडेंट, इवेंट जो अकर हुए हो, ठीक है, इवेंट के बारे में जो प्लान्ड होने वाले हैं, इवेंट्स जो होने वाले होते हैं वो, नेशनल सिचुएशन के बारे में पता चलता है, देश में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल सिचुएशन पता चलती है, दुनिया में क्या हो रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब? क्योंकि इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू पावर। जब तुम्हें पता है क्या हो रहा है, तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ती है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, तुम्हारा ओपिनियन स्ट्रांग बनता है। प्रिंट मीडिया इज इक्वल टू विंडो टू द वर्ल्ड, तुम अपने घर बैठे पूरी दुनिया की खबर रख सकते हो। अब स्टूडेंट, प्रिंट मीडिया का फंक्शन समझते हैं। ये करते क्या है? पहला फंक्शन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन देना, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन देना ही काफी नहीं है। क्या करता है प्रिंट मीडिया? प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, फैक्ट और डिटेल्स के साथ प्रॉपर्ली प्रेजेंट करता है। क्रिएट्स न्यू व्यू पॉइंट, लोगों के नए पर्सपेक्टिव दिखाता है। ब्रिंग अवेयरनेस, डिफरेंट इश्यू के बारे में लोगों को जागरूक करता है। रियल लाइफ इंपैक्ट, सपोज तुम्हारे प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में नहीं पता है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा, तुम अवेयर हो गए, अब तुम प्लास्टिक बैग्स अवॉइड करोगे, इको फ्रेंडली अल्टरनेट यूज करोगे, अदर्स को भी, मतलब दूसरे लोगों को भी एजुकेट करोगे। तो ये तरीके से अवेयरनेस भी बढ़ती है। दूसरा फंक्शन है ओपिनियन इवेल्युएटर। इवेल्यूट मतलब जज करना, एसेस करना। प्रिंट मीडिया तुम्हें हेल्प करती है अपने ओपिनियंस को इवेल्युएट करने में। कैसे? देखो, जब तुम इंफॉर्मेशन पढ़ते हो तुम्हें जज करना पड़ता है, ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत,
ये मेरे फेवर में है या अगेंस्ट, मैं इससे एग्री करूं या डिसएग्री करूं। प्रिंट मीडिया डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाती है और तुम डिसाइड करते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, न्यूज़पेपर क्या करेगी, गवर्नमेंट का पॉलिटिक ऑफिशियल न्यूज़पेपर क्या करेगी, गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये पॉलिसी बेनिफिशियल है, एक्सपर्ट इकोनॉमिक्स के एनालिसिस, प्रोन्स एंड क्रोन्स क्या है, अपोजिशन का क्रिटिसिज्म क्या है, ये पॉलिसी प्रॉब्लमेटिक है, कॉमन मैन का रिएक्शन क्या है, लोगों को कैसा लग रहा है, सबको पढ़ के तुम इवेल्युएट करोगे। इन फेवर है, हाँ ये अच्छी पॉलिसी है मैं सपोर्ट करता हूँ, अगेंस्ट है नहीं ये गलत है मैं अपोज करता हूँ। तुमने खुद ने जज किया, तुमने खुद ने डिसाइड किया, तो दैट्स ओपिनियन इवैल्यूएशन। प्रिंट मीडिया ने तुम्हें टूल्स दिए, तुमने डिसीजन लिया, तो इन्फॉर्म डिसीजन इज इक्वल टू मोर बेटर देन ब्लाइंड डिसीजन। तीसरा फंक्शन होता है डेवलप्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। ये फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट ये है सेम इंफॉर्मेशन डिफरेंट पीपल डिफरेंट रिस्पॉन्सेस। क्या मतलब, एग्जांपल से समझता है। सपोज न्यूज़पेपर में न्यूज है गवर्नमेंट स्कूल में अब कोडिंग क्लास शुरू होगी, ये एक ही न्यूज है लेकिन रिएक्शन देखो। स्टूडेंट वाओ अच्छा है हम टेक्नोलॉजी सीखेंगे, पेरेंट अच्छा है बच्चे फ्यूचर रेडी होंगे, टीचर लेकिन हमें ट्रेनिंग कौन देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, एल्डर सिटीजन पहले बेसिक एजुकेशन इंप्रूव करो कोडिंग बाद में। सेम न्यूज, 4 डिफरेंट रिस्पॉन्सेस। क्यों होता है ये, क्योंकि हर इंसान का बैकग्राउंड अलग है, एक्सपर्टीज अलग है, प्रायोरिटीज अलग है, पर्सपेक्टिव अलग है। प्रिंट मीडिया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है लेकिन रिस्पॉन्स तुम्हारा इंडिविजुअल है। ये डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है। सब एक जैसा सोचेंगे ये डिक्टेटरशिप है, सब अपनी अपनी सोच रखे ये डेमोक्रेसी है। प्रिंट मीडिया प्रमोट करती है डाइवर्स थिंकिंग को। अब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है। प्रिंट मीडिया के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली क्वालिटी ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, नॉन नेगोशिएबल है। क्यों होना चाहिए, ओपिनियन मस्ट बी ट्रू, जो भी प्रेजेंट करो वो सच होना चाहिए, झूठ नहीं। ओपिनियन मस्ट बी फॉर्म, स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बेस पे होना चाहिए, कोई अफवाह नहीं होनी चाहिए। ओपिनियन मस्ट बी अनबायस्ड, न्यूट्रल हो, किसी पर्टिकुलर पार्टी या पर्सन के फेवर में ना हो, फैक्ट करेक्टली प्रेजेंट हो, डेटा स्टेटिस्टिक इंफॉर्मेशन सब कुछ होना चाहिए। नो मैनिपुलेशन, इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट नहीं करना है, छुपाना नहीं है। क्यों ये बात जरूरी है, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन ही गलत है तो पब्लिक अपना ओपिनियन गलत बनाएगी, रॉन्ग डिसीजंस बनेंगे, डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी। ट्रूथ इज इक्वल टू फाउंडेशन ऑफ जर्नलिज्म, बिना ट्रूथ के जर्नलिज्म प्रोपेगेंडा बन जाती है। दूसरी क्वालिटी आती है अवॉइड बायस। बायस मतलब एक तरफ झुकना, अनफेयरली फेवर करना। प्रिंट मीडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। क्या होता है अगर बायस है, सपोज एक न्यूज़पेपर पार्टी ए को सपोर्ट करती है, पार्टी ए की अचीवमेंट फ्रंट पेज पे वॉच पेज, पार्टी बी की अचीवमेंट छोटी सी न्यूज लास्ट पेज में, पार्टी ए की मिस्टेक इग्नोर कर देते हैं या जस्टिफाई कर देते हैं, पार्टी बी की मिस्टेक बहुत ज्यादा हाईलाइट करके दिखाते हैं, ये है बायस जर्नलिज्म। डेंजर क्या है, फॉल्स पब्लिक ओपिनियन बन जाती है, लोगों को लगेगा पार्टी ए परफेक्ट है लेकिन पार्टी बी सबसे खराब है, जो रियलिटी नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए डेंजर आ जाएगा क्योंकि लोगों को कंप्लीट पिक्चर नहीं मिल रहा है, डिस्ट्रॉयड पिक्चर मिल रहा है। क्यों, क्या होना चाहिए, इक्वल स्पेस देना बोथ पार्टीज को, फेयर क्रिटिसिज्म करना, जहां गलत है वहां पॉइंट आउट करो, बैलेंस रिपोर्टिंग करना, गुड एंड बैड दोनों दिखाओ, लेट रीडर डिसाइड, जो पब्लिक का ओपिनियन है वो बनने दो। न्यूज़पेपर का काम है प्रेजेंट फैक्ट और रीडर का काम और बाद में ओपिनियन बनवाना। दिस इज अनबायस्ड जर्नलिज्म। तीसरी क्वालिटी होती है फ्रीडम ऑफ प्रेस। स्टूडेंट ये एब्सोल्युटली एसेंशियल क्वालिटी है। फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब मीडिया को फ्रीडम और फ्री रिपोर्ट करना है। क्या फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम से इन्वेस्टिगेट करो, किसी भी इशू को एक्सप्लोर करो, फ्रीडम टू रिपोर्ट, जो डिस्कवर किया वो पब्लिश करो, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज, गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करो, फ्रीडम ऑफ क्वेश्चन, किसी को भी सवाल पूछो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है और कोई सेंसरशिप नहीं है। क्यों जरूरी है, इमेजिन करो फ्रीडम नहीं है, गवर्नमेंट कहती है सिर्फ हमारी अचीवमेंट्स पब्लिश करो, पावरफुल पीपल डराते हैं हमारे अगेंस्ट मत लिखो, मीडिया कंट्रोल्ड है, सेंसर्ड है, तो क्या होगा, सारा सच छुप जाएगा, करप्शन बहुत बढ़ जाएगा, पब्लिक ओपिनियन गलत बनेंगे, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। चौथी क्वालिटी आती है बैलेंस रिपोर्टिंग। ये क्वालिटी बहुत प्रैक्टिकल है और क्रूशियल भी है। बैलेंस मतलब दोनों साइड दिखाना, क्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स दिखाना, रोड बनी, हॉस्पिटल खुला, स्कूल इंप्रूव हुआ, लेकिन क्या ये पूरा पिक्चर है, नहीं। क्या होना चाहिए, अचीवमेंट भी दिखाओ, 10 नई रोड बनी, शॉर्ट कमिंग भी दिखाओ, लेकिन 5 रोड क्वालिटी खराब है, 2 महीने में ही डैमेज हो गई, फॉल्ट भी दिखाओ, बजट एलोकेट हुआ 100 करोड़ लेकिन स्पेंड हुआ 60 करोड़, बाकी 40 करोड़ कहाँ गए, ये है पूरा पिक्चर।
क्यों जरूरी है बैलेंस रिपोर्टिंग? क्योंकि रियलिटी में परफेक्शन नहीं होती, हर गवर्नमेंट कुछ अच्छा करती है, कुछ गलत करती है। अगर मीडिया सिर्फ पॉजिटिव दिखाए तो लोगों को रियलिटी पता नहीं चलेगा, प्रॉब्लम अनएड्रेस रहेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अगर मीडिया सिर्फ नेगेटिव दिखाए तो अचीवमेंट इग्नोर हो जाएगी, मॉरल डाउन हो जाएगा, अनफेयर क्रिटिसिज्म हो जाएगी। बैलेंस होना चाहिए, दोनों साइड दिखाओ, अच्छा क्या किया है, बुरा क्या किया है, लेट पीपल जज, लोगों को जज करने दो कि क्या हो रहा है। अब स्टूडेंट्स एक यूनिक एस्पेक्ट है इंडिया का, इंडिया इज इक्वल टू डाइवर्स कंट्री। क्या क्या डाइवर्सिटी है? लैंग्वेज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे पास, 100 प्लस डेलीगेट्स देखने को मिलते हैं उसके अंदर। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़, लिस्ट बहुत लंबी है। हमारे कल्चर, डिफरेंट फेस्टिवल, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट कस्टम्स, रीजनल वेराइटीज, फूड अलग अलग, क्लोथिंग अलग अलग, लाइफस्टाइल अलग अलग। ये डाइवर्सिटी किसकी है? इंडिया की अपनी आइडेंटिटी है। अब डाइवर्सिटी का मीडिया पे क्या इंपैक्ट है? रीजनल न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? रीजनल न्यूज़पेपर मच सॉट आफ्टर, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है अपने अपने रीजन्स में। एग्जांपल, गुजरात में गुजरात समाचार, संदेश, दिव्य भास्कर, ये ज्यादा चलते हैं। महाराष्ट्र में लोकस्थल, सकाल, ये सारे मराठी पेपर चलते हैं। तमिलनाडु में तमिल पेपर चलते हैं। वेस्ट बंगाल में बंगाली पेपर चलते हैं। पंजाब के अंदर पंजाबी पेपर चलते हैं। पीपल प्रीफर ओन लैंग्वेज, क्यों? बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी भाषा में पढ़ना आसान है, इमोशनल कनेक्शन होता है, एक मदर टंग से इंसान अटैचमेंट होता है, पढ़ रहा है, लोकल इश्यू को बेटर कवर किया जाता है उन पेपर्स के अंदर। एग्जाम्पल, गुजरात में एक फार्मर है, ऑप्शन है इंग्लिश न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, पढ़ नहीं पाते अच्छे से, नेशनल लेवल इशू ज्यादा है, लोकल इशू कम है। ऑप्शन 2 गुजराती न्यूज़पेपर, गुजरात समाचार, इजीली पढ़ सकते हैं, गुजरात के इशू डिटेल में, लोकल प्रॉब्लम्स, लोकल सॉल्यूशन। ऑब्वियसली ऑप्शन 2 प्रीफर करेंगे। अब स्टूडेंट्स प्रिंट मीडिया की ओवरऑल इंफ्लुएंस समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रिंट मीडिया का फर्स्ट रोल है पब्लिक ओपिनियन कल्टीवेट करना, स्पेशली इन कंट्रीज विथ लेस लिटरेसी रेट, कम पढ़े लिखे लोग, लोअर एजुकेशन लेवल, एजुकेशन कम है। क्यों ये फर्स्ट रोल है? देखो, रेडियो टीवी का एक्सेस सबको नहीं था, रेडियो एक्सपेंसिव था, टीवी और भी एक्सपेंसिव था, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी हर जगह, लेकिन न्यूज़पेपर अफोर्डेबल था, 2 से 5 रुपए में मिल जाता था, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं थी, कहीं भी आप एक न्यूज़पेपर 10 लोगों के साथ भी शेयर कर सकते थे। तो स्पेशली पुअर कंट्रीज के अंदर प्रिंट मीडिया एक प्राइमरी मीडियम था। इंडिया में 1950 से लेकर 1980 तक प्रिंट मीडिया डोमिनेंट था। हर मोहल्ले में एक न्यूज़पेपर आता था, लोग साथ में बैठ के पढ़ते थे, डिस्कशन होती थी, पब्लिक ओपिनियन बनती थी। उस टाइम पे ये मोनोपोली मार्केट था। अब एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, कौन कौन पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर? वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। पहला, इंडस्ट्रियल ग्रुप, बिग बिजनेस हाउसेस अपने डेली पीरियडिकल्स पब्लिश करते हैं। एग्जांपल, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स हो गए, इंडियन एक्सप्रेस हो गए। क्यों पब्लिश करते हैं? इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए, बिजनेस इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए, ब्रांड वैल्यू के लिए। सेकंड, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने पब्लिकेशंस है। एग्जांपल, ऑर्गेनाइजर आरएसएस के एसोसिएटेड है। पंचजन्य आरएसएस की वीकली रिपोर्ट्स आती है। नेशनल हेरलैंड है। क्यों पब्लिश करते हैं? अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड करने के लिए, अपने व्यू पॉइंट प्रेजेंट करने के लिए, सपोर्ट बेस बिल्ड करने के लिए। इंपैक्ट क्या आता है? इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट बाय प्रिंट मटेरियल। डिफरेंट पब्लिशर्स की डिफरेंट बायसेस होती है, डिफरेंट एजेंडाज होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है मल्टीपल सोर्स पढ़ना। एक ही न्यूज़पेपर पे डिपेंड मत करो, डाइवर्स सोर्सेज देखो, क्रिटिकल थिंकिंग यूज करो। गवर्नमेंट भी पब्लिश करती है। क्या पब्लिश करती है? वेरियस पीरियडिकल्स, योजना, कुरुक्षेत्र, एम्प्लॉयमेंट न्यूज। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होता है? स्कीम्स के बारे में होता है, पॉलिसीज की डिटेल होती है, डेटा होता है, स्टेटिस्टिक्स होता है, यानी सारी चीजें बताई हुई होती है। पर्पस क्या है? सिटीजन्स को इन्फॉर्म रखना, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना, अवेयरनेस को फैलाना, गवर्नमेंट स्कीम्स बताना, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो प्रिंट मीडिया का इकोसिस्टम बहुत वास्ट है, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट पब्लिशर, डिफरेंट पर्पस, बट अल्टीमेटली गोल एक ही है, इन्फॉर्म द पब्लिक। स्टूडेंट्स, अब तक हमने प्रिंट मीडिया देखी, न्यूज़पेपर, पीरियडिकल, जर्नल, लेकिन अब आता है गेम चेंजर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये मीडिया ने रिवॉल्यूशन ला दिया इंफॉर्मेशन की फील्ड में। चलो डिटेल में समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया क्या है? ऑडियो विजुअल मीडिया, मतलब जो सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। मेन टाइप कौन कौन से इसके? पहला आता है रेडियो, ऑडियो मीडियम, सिर्फ आवाज आती है, लाइव ब्रॉडकास्ट पॉसिबल है, पोर्टेबल, कहीं भी सुन सकते हो। टेलीविजन, ऑडियो प्लस विजुअल, सुनना भी है, देखना भी है, विजुअल इंपैक्ट स्ट्रॉन्ग करता है, होम एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए भी यूज होता है। थर्ड आता है सिनेमा, बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस, मूवीज, एंटरटेनमेंट प्लस सोशल मैसेज भी आते हैं उस पर, वाइड रीच, एक ही बार में बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है। और भी बहुत सारे टाइप्स आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? पब्लिक ओपिनियन कल्टीवेट करने में बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन रीजनल ऑफ लोअर लिटरेसी रेट। क्या मतलब? देखो, अगर कोई पढ़ना नहीं जानता,
न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, मैगजीन नहीं पढ़ सकता, रिटर्न मटेरियल एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो तो सुन सकता है, टीवी तो देख सकता है, मूवीज को तो समझ सकता है, नो रीडिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करते हैं, रेडियो एंड टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव है? आंसर रेडियो एंड टेलीविजन। क्यों? मेन रीजन है कैन रीच इलिटरेट पीपल टू। ठीक है, यानी कि जो लोग पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उन तक भी पहुंच सकते हो, आप उनको भी डायरेक्ट समझा सकते हो। स्टैटिस्टिक देखो, इंडिया में अप्रोक्सीमेट लिटरेसी रेट है 75% अप्रोक्स 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, मतलब 25% लोग इलिटरेट है, अनपढ़ है। अगर सिर्फ प्रिंट मीडिया यूज करे 25% पॉपुलेशन को इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करेंगे तो 100% पॉपुलेशन तक बात पहुंच सकती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यादा बेटर है कम्युनिकेशन के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक सुपर पावर है लाइव टेलीकास्ट। लाइव मतलब रियल टाइम में जैसे हो रहा है वैसे ही दिखाना। क्या क्या लाइव टेलीकास्ट हो सकते हैं? नेशनल इवेंट, रिपब्लिक डे की परेड, इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन, पार्लियामेंट के सेक्शन, इलेक्शन रिजल्ट, इंपॉर्टेंट स्पीचेस, ये सारी चीजें। इंटरनेशनल इवेंट जैसे ओलंपिक, वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल समिट, मेजर इंसिडेंट, ये सारी चीजें लाइव टेलीकास्ट हो सकती है। पावर क्या है लाइव टेलीकास्ट की? इमीडिएटली, अभी हो रहा है अभी देख लो। ऑथेंटिसिटी, एडिट नहीं हो सकता, रियली देखना पड़ेगा। इमोशनल इंपैक्ट, फील कर सकते हो इवेंट को। ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी छुपा सकते नहीं हो। एग्जाम्पल 26/11 मुंबई अटैक 2008 में जो हुआ था, प्रिंट मीडिया क्या करती है? नेक्स्ट डे रिपोर्ट करेगी, यानी आज कोई अटैक हुआ है तो वो कल लोगों को पता चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज के आज पता चल गया लोगों को कोई बहुत बड़ा अटैक हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इजीली अवेलेबल हो गई है थ्रू रेडियो मीडियम्स, एफएम चैनल्स, ऑल इंडिया रेडियो, प्राइवेट स्टेशन, बहुत सारे रेडियो जो मीडियम्स बन चुके हैं। टेलीविजन मीडियम जैसे फ्री टू एयर चैनल, जैसे पहले डीडी नेशनल आते थे, दूरदर्शन आती थी, अभी बहुत सारी आपको चैनल्स देखने को मिलती है। अब तो स्मार्ट टीवी आ गया है, हर घर में टीवी रेडियो है। इवन रिमोट विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी और टीवी पहुंच गया है। एक्सेसिबिलिटी इज इक्वल टू वाइडर रीच इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो बहुत जल्दी लोगों से पहुंचता है, लोगों तक बन सकता है। देखो, अगर आप देखते हैं प्रिंट मीडिया में तो लोगों को इतना पढ़ने की प्रॉब्लम होती है, इतना टाइम नहीं होता है, या फिर लोगों को दूसरे दिन पता चलता है। बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पब्लिक ओपिनियन बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचता है, लोगों का बनना शुरू हो जाता है, लोगों को सारी चीजें इमीडिएटली पता चलने लग जाती है। अब हम देखते हैं टुडेज वर्ल्ड। ठीक है, यानी अब हम समझते हैं बिगेस्ट रिवॉल्यूशन। अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है तो वो है इंटरनेट। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या चेंज हुआ? पहले लोग टीवी वगैरह देखते थे, रेडियो वगैरह सुनते थे, बट अब इंटरनेट एनी टाइम, जब चाहे तब देखो, कहीं भी देख सकते हो, कोई भी डिवाइस पर देख सकते हो, फोन, लैपटॉप, टैबलेट। पहले सिर्फ लोगों न्यूज से पता चलता था, अब सोशल मीडिया से पता चलता है, यूट्यूब से पता चलता है। कोई ऐसे पास्ट के इवेंट्स जो होते हैं हमारे देश के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है, इन पर वेब सीरीज बनती है, बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से लोगों को रियलिटी पता चलती है। न्यूज लाइव चैनल्स आप देख सकते हो, यूट्यूब पर लाइव न्यूज चलती है, मूवीज वगैरह देख सकते हो, यानी कि हर चीज से पब्लिक ओपिनियन बनता है। आजकल अगर आप देखते हो कि नया ट्रेंड जो शुरू हुआ है पॉडकास्ट की वजह से भी लोगों का पब्लिक ओपिनियन पता चलता है, लोगों को उन चीजों के बारे में पता चलता है। इंटरनेट की वजह से लोगों का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चेंज हो गया, यानी कि जो चीज मे बी न्यूज चैनल हम देखते भी नहीं थे, आज हमको इंस्टाग्राम से पता चल जाता है। यानी कि पब्लिक ओपिनियन बनाने में और स्पीड आ गई और लोगों को जल्दी पता चल रहा है। यानी कि अभी कोई घटना हुई और विथ इन 10 to 15 मिनट्स आपके सोशल मीडिया पर, आपके फोन के डिवाइसेस में, इंटरनेट पे वो चीज पता चल जाएगी। अब ये सारी चीज क्या करती है? 24/7 अवेलेबिलिटी है, दिन हो या रात, मोबाइल फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली, एक तो सस्ता भी पड़ता है लोगों को और लोगों को जल्दी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। अब डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, अब पॉजिटिव साइड तो हमने बहुत लिखी, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का डेंजर भी है, चलो समझते हैं। डिसऑर्डेड मतलब ट्विस्टेड, मैनिपुलेटेड, गलत तरीके से प्रेजेंट किया हुआ। ठीक है, कैसे होता है? फैक्ट को ट्विस्ट कर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट रिमूव कर देते हैं, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग करते हैं, जो कन्वीनियंट है वही दिखाते हैं, सेंशनाइज करते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल रियलिटी, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जो 70% सक्सेसफुल है, 30% चैलेंज है, फेस कर रही है। डिसऑर्डेड रिपोर्टिंग क्या हो जाएगी? ए को ध्यान ही नहीं देगी, यानी कि 70% सक्सेसफुल चीजों पे फोकस नहीं करेगी, बट 30% जो खराब हुआ है उसके ऊपर पूरा एक सिनेरियो बना देगी, जिसकी वजह से एक फॉल्स पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो सकता है।
ऑब्सेंस इंफॉर्मेशन, ऑब्सेंस मतलब वल्गर, इनअप्रोप्रिएट, ऑफेंसिव कंटेंट भी पब्लिश होता है। कुछ वल्गर शोज आ जाते हैं या फिर इनअप्रोप्रिएट मटेरियल होता है। इम्पैक्ट क्या होता है? सोशल वैल्यू डिग्रेड होती है, यूथ गलत इम्पैक्ट पर जाता है, कल्चर पूरा डिग्रेड होने लगता है। वायलेंट इंफॉर्मेशन, वायलेंट मतलब हिंसा, एग्रेशन, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, ग्राफिकल वायलेंस दिखाना, हेटरेट, कुछ स्पीच दे देना या कुछ गलत पोस्ट कर देना, जिसकी वजह से सोसाइटी में एक डिस्टर्ब क्रिएट होता है, लोग वायलेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे फेक न्यूज घूमने लगना व्हाट्सएप पर, या फिर कोविड के टाइम पर बहुत सारी मिस इंफॉर्मेशन आती थी जिसकी वजह से गलत ट्रीटमेंट्स भी होना शुरू हो गई थी। ये सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हमने देखा हुआ है। तो सॉल्यूशन क्या है? एसेंशियल टू मॉनिटर एंड कंट्रोल। क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट लेवल पर रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए, ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री, इन सब के लिए एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। कंटेंट की गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या दिखा जा सकता है, क्या दिखाया नहीं जा सकता है। पेनल्टीज होनी चाहिए, लाइसेंस कैंसलेशन होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म लेवल पर क्या होना चाहिए? कंटेंट मॉडरेशन, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को हटा दो, फैक्ट चेकिंग करो, न्यूज अच्छे से आ रही है या फेक न्यूज आ रही है, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, यूजर्स रिपोर्ट कर सके, ऐसा सारा सिस्टम होना चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पर क्या करना चाहिए? मीडिया लिटरेसी, समझदारी से कंज्यूम करो। वेरीफाई बिफोर शेयरिंग, फॉरवर्ड करने से पहले चेक करो कि तुम जो फॉरवर्ड कर रहे हो या वो सही है या गलत है। रिपोर्ट हार्मफुल कंटेंट, जिम्मेदारी निभाओ, अगर तुम्हें लगता है कि कंटेंट खराब है या वल्गर है तो इसको रिपोर्ट करो। बैलेंस चाहिए, टू मच कंट्रोल इज इक्वल टू सेंसरशिप इज इक्वल टू फ्रीडम खत्म, नो कंट्रोल इज इक्वल टू केओस इज इक्वल टू हार्मफुल कंटेंट स्पीच, मॉडरेट कंट्रोल इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबल मीडिया इज इक्वल टू हेल्दी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? डिजायरेबल है कि पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करें, एनजीओस प्रोटेस्ट करें अगेंस्ट क्या? ऑप्शंस प्रोग्राम, वल्गर कंटेंट वायलेशन प्रोग्राम, हिंसक प्रोग्राम, ये सारी चीजों के खिलाफ एक्शंस लेने चाहिए। जो इलेक्ट्रिक मीडिया पे टेलीकास्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट है ये प्रोटेस्ट, क्योंकि ये पब्लिक प्रेशर क्रिएट करते हैं। जब पार्टीज अपोज करती है, एनजीओ कैंपेन चलाते हैं, पब्लिक आउटरीच होता है, तो चैनल प्लेटफॉर्म को कंटेंट चेंज करना पड़ता है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी दिखानी पड़ती है। ये सारी वजह से क्या होता है कि एक लोगों को सही चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा, अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो जो हमने बात की इंटरनेट के बारे में, तो इंटरनेट जो है जिसकी वजह से हमें ग्लोबल न्यूज भी पता चल जाती है। तो इंटरनेट की मदद से हमें पूरी ग्लोबल न्यूज भी पता चल जाती है। आज इंडिया के अलावा भी और कोई देश में कुछ होता है तो हमें विथ इन मिनट्स पता चल जाता है। ये सारी चीजों से ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यादा इंप्रूव हुआ है। बट इसका एक और प्रॉब्लम है, रूमर्स, यानी कि अफवाहों से बचो। इंटरनेट पे आउट ऑफ 100 अराउंड 50 या 60 जो न्यूज होती है वो गलत होती है या इनरिलेवेंट होती है। उससे हमें बचना होता है ताकि हम कोई गलत ओपिनियन क्रिएट ना कर दे। ये था पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, ये पूरा पार्ट कैसा लगा। इस चैप्टर का नेक्स्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक आप बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए अंकित क्लासरूम के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।